वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है इसके पहले 4 सेट पढ़ा चुकी हैं, यानी एक सेट में 20 प्रश्न है और सभी के सभी इम्पॉर्टेंट एकदम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कई बार पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार पूछे भी जाएंगे। ठीक है, देखिए उसमें जो है मैं आपको 4 सेट में जो है 80 तक जो है प्रश्न करा चुकी हूँ। कहाँ तक? 80 तक करा चुकी हैं। अब 81 से देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है 81 में क्या कह रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। क्या है, कह रहे एक बल्ब से जो है 1 मिनट में कितना जो है कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 120 कूलम आवेश जो है क्या हो रहा है, प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। पहला दिया हुआ है ऑप्शन 4 एम्पियर, दूसरा दिया हुआ है 3 एम्पियर, तीसरा में दिया हुआ है 2 एम्पियर और चौथा में है 5 एम्पियर। हमारा आंसर क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। ठीक है, अब देखिए 82 में देखते हैं। 82 में क्या कर रहा है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। पहला है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, दूसरा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, तीसरा है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से और चौथा है मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। तो मैक्सवेल के जो हैं दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि सीधे चाल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसकी दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है वो मतलब किस प्रकार से संबंध रखती है। ठीक है, अब देखिए 83 में क्या कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पहला है 0 होगा, दूसरा है क्या है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटेगा। किसके मतलब जो परिनालिका है ना उसके सिरे की तरफ जाने पे क्या होगा, घट जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और चौथा कह रहा है सभी बिंदुओं पर समान होता है। हमारा आंसर क्या होगा कि इसके सिरे की ओर यानी परिनालिका के जो है सिरे की ओर जाने पर क्या होगा, विद्युत जो धारावाही जो हैं और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो क्या होते जाएंगे, विद्युत धारावाही के जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे यानी कम होते जाएंगे। अब देखिए 84 में क्या कर रहा है, चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थ का छड़ का जो है व्यवहार किया जाता है। व्यवहार करने का अर्थ है उपयोग करना। व्यवहार करने का अर्थ क्या होता है, किसका जो है कौन से पदार्थ का हम उपयोग करेंगे। पहला दिया है पीतल का, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा है चांदी और चौथा है इस्पात। ठीक है, तो हम जो है हमेशा याद रखिएगा चुंबक बनाने के लिए लोहा का ही प्रयोग होता है, लेकिन कौन से, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। 85 में देखिए क्या कर रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, किसमें, वाम हस्त नियम में जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को दर्शाता है, ये पूछ रहा है। पहला है धारा का, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का, तीसरा है बल का और चौथा इनमें किसी का नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बल का। देखिए इस तरह के जैसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, अगर आप सीधे जो है ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा और सब्जेक्टिव नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वाम हस्त नियम में ये अंगूठा का दिशा ये सब क्या लिख दिया है। ठीक है, इसीलिए जो है क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको NCERT बुक से मतलब अलग हो या जो है NCERT बुक में है लेकिन हम लोग छोड़ दिए नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, देखिए तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको जो है इतना याद नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार समझ लीजिएगा बस वही काफ़ी है और उस तरह से कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए 86 में क्या कर रहा है, किसी
प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा है चाल, तीसरा है वेग और चौथा है संवेग। तो एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो है थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया था, क्योंकि वेग में भी ये लक्षण होता है और संवेग में भी होता है। ये दोनों को एक साथ देना चाहिए था, और नहीं तो इन दोनों में से क्या हो, किसी एक का देना चाहिए। वैसे अगर आपके ऑप्शन में वेग हो तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं, संवेग है तो उस पर भी लगा सकते हैं। दोनों है तो जिसमें वो दोनों होगा, वेग और संवेग, उससे ही आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। 87 में देखिए, 87 में क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है कौन किए थे? पहला है एम्पियर ने, दूसरा है फ्लेमिंग ने, तीसरा है फैराडे ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारे क्या, फैराडे ने जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे? तो फैराडे। कौन किए थे? फैराडे, ठीक है। अब देखिए 88 में क्या कर रहा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विद्युत होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये प्रश्न जो है इस तरह का ही हल्का मतलब घुमा के दिया हुआ था, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें जो है इस तरह का प्रश्न है। तो बताइए तो कौन सा होगा? क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है? तो आपको क्या लगता है, जनित्र होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, एमीटर होगा या मीटर होगा? तो जनित्र होगा। यानी जनित्र जो है एक ऐसी युक्ति है जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा जो है उत्पन्न कर सकते हैं। जनित्र किसको कहते हैं? मोटर को कहते हैं, मोटर को। ट्रांसफार्मर में जो मोटर पाया जाता है, जिससे क्या होता है, तेल से जो है उसके विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए 89 में क्या कह रहा है, वास्तव में विद्युत जनित्र, मतलब वास्तव में विद्युत जनित्र जो है वो करता क्या है? तो पहला क्या है, विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, दूसरा है उसमें ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, तीसरा है विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, चौथा है ऊष्मा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो क्या करता है, ऊष्मा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो कैसे करता है, तो जनित्र किसको, ट्रांसफार्मर को कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो तेल में जो ऊर्जा होता है उसको जो है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है, कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 90 में क्या कर रहा है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है? पहला है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा है प्रेरित चुंबकत्व पर, चौथा है प्रेरित विद्युत पर। तो कौन सा होगा, विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण पर। यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो आधारित किस पे है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। वो ज़रूरी है, उससे हमें पता चलता है कि आप हमारा वीडियो जो है देखना कितना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए 91 में क्या कह रहा है, किसी एसी मतलब अल्टरनेटिंग जो है करंट, ठीक है, और जनित्र तथा डीसी जनित्र में, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है, जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, मतलब दोनों में जो है क्या अंतर है। पहला है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। मतलब क्या कर रहा है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, लेकिन डीसी में जो क्या होता है, अस्थायी रूप से चुंबक होता ही होता है। दूसरा क्या कर रहा है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्या कर रहा है, डीसी जनित्र जो है वो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। दिक् परिवर्तन मतलब दिक् का अर्थ होता है दिशा,
ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं। सर्पी वलय मतलब इससे सांप की तरह इस तरह से वेव नहीं होता है, उस तरह से वलय पाए जाते हैं। लेकिन जो है डीसी जनित्र में दिक परिवर्तन होता है। डीसी में क्या होता है, बस क्या होता है, दिशा में परिवर्तन होगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखिए 92 देखते हैं। 92 में क्या कह रहा है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है, मतलब हमारे जो मकान में जो हमें विद्युत प्राप्त होता है वो किस प्रकार का विद्युत होता है या कितना होता है। ठीक है, पहला दिया 12 वोल्ट पर की दिक धारा, यानी 12 वोल्ट का जो है दिक धारा होता है। दिक धारा को हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट पर जो है क्या हो, दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा मतलब जिसमें सर्पी वाले होते हैं। और ख में जो है क्या है, 12 वोल्ट पर परावर्तित धारा। परावर्तित धारा कौन सा है, लेकिन दिक परिवर्तित धारा है तो कौन सा, डीसी है। उसके बाद क्या करें, 220 वोल्ट पर दिक की दिष्ट धारा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यावर्ती धारा ही हम लोग के घरों में जो है क्या होता है, यूज किया जाता है। और कितना, कम से कम जो है वो कितना होता है, 220 जो है वोल्ट होता है। अब देखिए 93 में क्या कर रहा है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। घूर्णी गति मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है, उसको घूमना। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात यानी बाद में परिवर्तन होगा। तो पहला दिया है 2, दूसरा ऑप्शन में है 1, तीसरा में क्या आधा, और चौथा में क्या है, चौथाई। तो आधा जो होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा आधा या आधे। ठीक है, अब देखिए 94 में क्या कह रहा है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो है लगाए जाते हैं। पहला है ठंडे तार में, दूसरा है गर्म तार में, तीसरा है भू तार में, और चौथा है कभी ठंडे तो कभी भू तार में। तो इसमें क्या होगा, गर्म तार में लगाए जाते हैं। यानी स्विच जो है क्या होते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं। मतलब वो तार जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत के रूप में पास होता है, उसको गर्म तार कहते हैं, जो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब देखिए 95 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है आधारित है किस पे, पहला है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, चौथा है धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो धारा के क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी विद्युत फ्यूज आधारित होता है। फ्यूज समझते हैं, जैसे अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो सबसे पहले फ्यूज जल जाता है। तो वो क्या है, वो कम पावर का जानबूझ के लगाया जाता है, और वो जो है क्या करता है, उसका जो है वो उसका गलनांक जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसीलिए जैसे ही जितना मतलब टेम्परेचर चाहिए एक घर के लिए, उससे अगर ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे पहले जो है क्या होता है, फ्यूज जो है नष्ट हो जाता है। जिससे हमको मतलब हमारे घर में जितने भी महंगे, जैसे एसी, कूलर, उसके अलावा फ्रिज वगैरह, ये जितने भी महंगे सामान हैं, टीवी, ठीक है, वो सब जो है सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 96 में क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जो है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। पहला है भू तार में, दूसरा है उदासीन तार में, तीसरा है विद्युतमय तार में। विद्युतमय तार मतलब जिससे विद्युत धारा होकर प्रवाहित हो रही है, और चौथा है क्या, ठंडा तार में। तो किस में होगा, विद्युतमय तार में, यानी विद्युत धारा जिससे प्रवाहित हो रही हो उस तार से जोड़कर ही हम क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज को लगाते हैं। 97 में देखिए क्या कर रहा है, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर जल ऊष्मक का प्रयोग जो है हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। पहला दिया हुआ ऑप्शन, धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्म दिन में,
तूफानी दिन में, मतलब कहने का अर्थ है जब सूरज का जो है धूप निकलेगा ही नहीं, ठीक है, तो उस समय जो है हम सूर्य से जो है कि उष्मा से जो है हम जल को तो गर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वही कह रहा है धूप वाले दिन में, तो धूप वाले दिन में तो हम आसानी से गर्म करके पानी पी सकते थे। दूसरा ऑप्शन दिया है बादल वाले दिन में, तो हाँ यही होगा, क्योंकि बादल अगर घिरा रहेगा तो धूप जो है हमारे पास नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो हम सौर ऊर्जा के द्वारा जो है पानी को गर्म नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 98 देखते हैं, 98 में क्या कह रहा है। 98 में कह रहा है जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा है कोयला। तो क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा यानी पृथ्वी के नाभिक से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए 99 में देखते हैं, 99 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। मतलब है तो बायोगैस, ठीक है, लेकिन वो क्या है, ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा लकड़ी और चौथा नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा इसमें भी होगा, क्योंकि कोयला जो है वो क्या मतलब उसको हम जो है जला के उससे क्या उष्मा ले सकते हैं या भोजन पकाने होगा नहीं, इस तरह का बहुत सारा काम हो सकता है। गोबर गैस से भी हम क्या करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल भी हम जलावन के रूप में कर लेते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को हम क्या है ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। देखिए हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो है इसके बाद जो है हम आपको 2 प्रश्न इसमें से देने जा रहे हैं, इसी में से प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो प्रश्न का आंसर आप हमको कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। और बताते रहिए, अपना प्यार थोड़ा देते रहिए हम लोग को, कमेंट करके बताते रहिए आपको वीडियो कैसा लगा, आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए। देखिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत नहीं है। पहला सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है नाभिकीय संलयन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, तीसरा होगा नाभिकीय संलयन। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत नहीं है तो कौन, जीवाश्म ईंधन हमको सूर्य से भी मिलता है, चंद्रमा से भी हल्का मात्रा में मिलता है, ठीक है, और नाभिकीय संलयन से जो है हमको नहीं मिलता है, ठीक है।